हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के ये सीन है कि हमारी जीटी को है जो पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं देने वाला हूँ आपको अपना ओनरशिप रिव्यू, मुझे क्या पॉजिटिव्स लगे क्या नेगेटिव्स लगे इन 1 साल में जीटी को ओन करने में। तो ये रही अपनी GT 650। आप सभी को पता है भाई, पूरा ब्लैंक कैनवस है, इतनी मॉडिफिकेशन है इस बाइक की जिसका कोई अंत नहीं है। तो परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशंस भी आपको पता है आप क्या क्या करवा सकते हो उसमें। परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन की बात हम मोटो व्लॉगिंग सेटअप में करेंगे अपने। बाकी कुछ एस्थेटिक जो आप करवा सकते हो मॉडिफिकेशन, उसमें फर्स्ट आता है, मैंने देखो बार एंड मिरर्स लगवाए हैं, रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल है, ये बस एस्थेटिक के लिए, बाकी उतना कुछ एडवांटेज नहीं है इनका। बाकी ये GT की सिंगल टूरिंग सीट, इसका बेनिफिट ये है कि आपकी सीट हाइट लो हो जाएगी, लॉन्ग टूरिंग में आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और नेगेटिव इसका बताता हूँ कि भाई अगर आप बाइक वॉश कराते हो, इसे ड्राई होने को काफ़ी टाइम लगता है। मान लो आप बाइक वॉशिंग के लिए गए, इसे आधा 1 घंटा चाहिए पूरा ड्राई होने को, वरना आप वॉशिंग करा के सीधे राइड करते हो तो भाई इसने पानी एब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि ये सीट, तो आपका बम्प पूरा गीला हो जाएगा। तो ये कुछ कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन है जो मैंने आपको जल्दी में बता दी। और हाँ, मेन स्टैंड तो भाई ज़रूर ही लगा लीजिएगा क्योंकि आपको पता है इसमें ट्यूबलेस टायर तो आते नहीं, और चेन ल्यूब के लिए भी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ये मैंने आपको जल्दी थोड़ा कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशंस बता दी जो मैंने अपनी GT में किया है। बाकी भाई इसमें मॉडिफिकेशंस का कोई अंत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा, मोटो व्लॉगिंग सेटअप में चलते हैं और बताता हूँ कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव मुझे लगे इन 1 ईयर में। और इसके जो परफॉर्मेंस मोड्स है उसकी बात भी करते हैं हम सीधा मोटो व्लॉगिंग सेटअप में। हेलो सो हम स्विच हो चुके हैं अपने गोप्रो पे। तो गाइस आज मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि GT हम आज राइड कर रहे हैं पूरे 10 दिन के बाद। क्योंकि भाई यहाँ डेली बारिश हो रही है, मैं परेशान हो गया हूँ। ऐसा पूरा दिन ऐसे ही मौसम रहता है और डेली बारिश हो रहा है, ऐसा पूरा डल। तो भाई काफ़ी बारिश होगी और ठंड भी नहीं जा रही। आई नो दिल्ली वाले सोच रहे होंगे यार मज़े हैं ठंड में, नीचे तो बुरे हाल हैं गर्मी से, लेकिन भाई यहाँ तो ठंड से दिमाग ख़राब हो गया है। तो अब चलो मेन हाईवे पे कनेक्ट होते हैं, फिर आपसे बात करते हैं क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव लगे। तो चलो निकलते हैं। और हाँ, मेन मॉडिफिकेशन थी हमारी एग्जॉस्ट, ये तो मैं आपको बताने ही भूल गया, तो एक बार इसकी आवाज़ भी सुन लो। ये है ऑफ ट्रेस परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। ओके गाइस, सो हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपने हाईवे पे। और आप सब सोच रहे होंगे कि यार पहले तो मौसम ऐसा ख़तरनाक था बारिश होने को और एकदम से कैसे साफ़ हो गया। तो ये नेक्स्ट डे हम शूट करें वीडियो, क्योंकि कल जैसे मैं हाईवे में पहुंचा भाई एकदम बारिश स्टार्ट होगी, तो मुझे फिर अपना ब्लॉग बंद करना पड़ा क्योंकि भाई गोप्रो आपको पता है मीडियम मोड के साथ वाटर प्रूफ नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट डे शूट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स की, लेकिन उससे पहले एक पुल लेके देखते हैं। तो आई होप आप पटाखे सुन पा रहे हो। तो भाई पी गई है 20 रुपये का तेल इतने टाइम में। तो तेल से याद आई, सबसे पहले आप सभी का क्वेश्चन होगा कि भाई इसकी माइलेज कितनी है। तो जल्दी आपको बता देता हूँ। ऑफ ट्रेस परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट से मैंने टेस्ट किया था, तो अराउंड लोकल रूट में मुझे 19 to 21 या 22 तक रख सकते हो आप, इतनी माइलेज मेरी है। लॉन्ग रूट में ज़्यादा मिल जाती है। स्टॉक के एग्जॉस्ट में मुझे मिलती थी भाई लोकल रूट में भी 22 से 25 लोकल रूट में, और लॉन्ग रूट में मैं जब इसे एक बार लेके गया था थोड़ी लॉन्ग राइड पे, तो उसमें मुझे मिली थी अराउंड 29 to 30 की माइलेज। तो भाई माइलेज भी काफ़ी अच्छी है। बाकी सर्विस कॉस्ट की बात कर लेते हैं। सर्विस कॉस्ट भाई आज तक इसकी 26-2700 से एक्सीड नहीं की। बस जो ये इस बार सेकंड सर्विस हुई है इसमें भी 26-2700 का पूरी सर्विस हो गई थी, लेकिन बाद में ये जो ऑयल है इसका फ्रंट ब्रेक ऑयल ये हल्का सा कम था, तो मैंने वो भी टॉप अप करवाया था। तो सिर्फ इस बार 3,000 पूरा लगा, वरना ऐसे आप नॉर्मल सर्विस कराओगे तो 26-2700 से ऊपर आपकी सर्विस कॉस्ट नहीं जाने वाली। वो अलग बात है अगर आपको कोई पार्ट चेंज हो रहा है, मान लो ब्रेक चेंज हो रही है या कोई चीज़ ख़राब है, तब शायद एक्सीड हो जाए, वरना ऐसे नॉर्मल सर्विस 26-2700 इतनी ही है। तो ये 2 मेन क्वेश्चंस होते हैं बाइक खरीदने से पहले कि माइलेज कितनी देती है और सर्विस कॉस्ट कितनी है। तो आपको वो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं भाई हम इसकी पॉजिटिव्स की। तो पॉजिटिव्स इसके मुझे सबसे पहले तो लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई पूरा ब्लैंक कैनवस है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने आपको जो एस्थेटिक मॉडिफिकेशन है वो तो बता दी। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मॉडिफिकेशन से। तो भाई फर्स्ट पॉजिटिव ये है कि भाई इस बाइक में इतनी मॉडिफिकेशन अवेलेबल है कि भाई आप थक जाओगे मॉडिफिकेशन करा के। और अगर आपके पास भाई पैसा मतलब गांज के पैसा है, सेब का बगीचे हैं आपके हिमाचल में, तो भाई इस पे इतनी मॉडिफिकेशन है क्योंकि आप इसमें एग्जॉस्ट लगा सकते हो, स्लिप ऑन, फुल सिस्टम, आपका एयर फिल्टर आफ्टर मार्केट अवेलेबल है आपके पास। बाकी आप अलॉयज़ में शिफ्ट कर सकते हो, इसे 865 सीसी में कन्वर्ट कर सकते हो।
मतलब ECU भी ट्यून कर सकते हो भाई, कोड 6 ट्यून, मतलब परफॉर्मेंस रिगार्डिंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन है। तो ये एक मुझे पॉजिटिव लगता है कि भाई जैसा आपको मतलब कस्टमाइज़ करना है अपने हिसाब से बाइक, आप वैसा कर सकते हो। जैसी आपको परफॉर्मेंस चाहिए वैसी आप निकाल सकते हो इस बाइक से। तो ये फर्स्ट पॉजिटिव लगता है, क्योंकि भाई इस प्राइस ब्रैकेट में इतनी मॉडिफिकेशन भाई किसी बाइक की नहीं है। ड्यूक की भी आप देखोगे उसके तो भाई एग्जॉस्ट भी अवेलेबल नहीं है, वो यूनिवर्सल एग्जॉस्ट ही आपको फिट करवाने पड़ते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसका जो मुझे अच्छा लगता है, ब्रेक्स। मैंने अपनी पहले की कुछ वीडियो में बताया था कि मुझे इसकी ब्रेक्स उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन अब जैसे मुझे इसे 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, अब मुझे इसकी ब्रेक्स का जो पूरा सिस्टम है वो समझ आ गया है। तो इसकी ब्रेक्स मैं आपको बताता हूँ काम कैसे करती है। इसकी ब्रेक्स देखो, अभी मैं चल रहा हूँ, अगर मैं क्लच दबाता हूँ, देखो अभी मैं ब्रेक लीवर पुल कर रहा हूँ, देखो बिल्कुल फील नहीं है। तो इनिशियल जो कुछ स्टेज है इसमें आपको बिल्कुल भी फील नहीं मिलेगी। आपको अगर इसका बेनिफिट उठाना है तो देखो आप जितना इसे पुल करोगे उतना रिवॉर्ड देगी आपको। तो देखो अगर मैं ब्रेक थोड़ी ज़्यादा दबाऊँ, ये देखो कैसे डाइव करती है। तो हाँ ये सीन है। अगर आप ऐसे हल्के हल्के प्रेस करोगे ब्रेक तो उतनी अच्छी नहीं बाइट देगी आपको इसको हल्का सा ज़्यादा पुल करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी ब्रेकिंग मिलेगी। और बात करते हैं इसके फ्रंट ब्रेक्स की और रियर ब्रेक्स की, तो भाई ब्रेम्बो की ब्रेक पैड्स हैं, सेरेमिक ब्रेक पैड्स। सेरेमिक ब्रेक पैड्स का ये है कि अगर आपकी बाइक थोड़ी ठंडी है, मान लो आप 3-4 किलोमीटर चल रहे हो, तो भाई इतने में वो गर्म नहीं होगी, क्योंकि सेरेमिक ब्रेक पैड्स का ये होता है जितनी वो गर्म होगी उतनी अच्छी ब्रेकिंग पावर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप ऐसे लोकल रूट में चल रहे हो, मान लो आप टेस्ट ड्राइव के लिए गए, हमने थोड़ी सी बाइक चलाई, उसमें आपको भाई इसकी ब्रेकिंग को आप मतलब अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे कि कैसी ब्रेकिंग है इसकी। एक बार इसकी ब्रेक गर्म होगी डिस्क पैड, तब आपको इसका प्रॉपर ब्रेकिंग का पता लगेगा। तो ब्रेक्स भी इसकी काफ़ी अच्छी है। मैंने ड्यूक के साथ भी टेस्ट किया ब्रेकिंग टेस्ट, उसमें भाई जो रियर ब्रेक है इसकी ड्यूक से भाई बहुत ही अच्छी है। ड्यूक जहाँ मेरी बाइक रुकी थी रियर ब्रेक टेस्ट में, ड्यूक अराउंड 25 to 30 फीट आगे जाके रुकी है। तो ड्यूक की पिछली ब्रेक इतनी बेकार है, आप वो वीडियो भी चेक करना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फ्रंट ब्रेक भी मैंने आपको बता दिया, इसको आपको हल्का ज़्यादा पुल करना पड़ेगा, उसमें ब्रेकिंग आपको अच्छी मिलेगी। और ड्यूक के साथ जब टेस्ट किया था ब्रेकिंग फ्रंट भी, तो अराउंड इतना ही 3-4 फीट का गैप था, मतलब GT हमारी थोड़ी आगे निकल गई थी। आपको पता है इसका वेट भी है, तो वेट के हिसाब से भाई ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है इसकी। बाकी तीसरे पॉजिटिव पे चलते हैं भाई। इसका पॉजिटिव ये है कि इंजन, आपको पता है अगर आप GT या इंटरसेप्टर ले रहे हो तो आप बस इंजन के पैसे दे रहे हो आप, बाकी उतना कुछ खास नहीं है इन बाइक में। तो इंजन मैंने आपको बता दिया, देखो आप इसे ट्यून करा सकते हो, इसका CC अपग्रेड कर सकते हो। खैर उसे छोड़ते हैं, वो तो आपकी परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशंस होगी। ऐसे नॉर्मल जैसे मैं चलता हूँ तो देखो काफ़ी लोग कहते हैं कि 650 cc के अकॉर्डिंग भाई इसमें काफ़ी कम पावर है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि 650 cc के हिसाब से इसमें सबसे लीस्ट पावर प्रोड्यूस करती है ये। तो भाई आप प्राइस रेंज भी देखो कि किस प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है। 650 cc में आपको इतनी सस्ती बाइक कोई नहीं मिलेगी भाई। और पावर भी भाई इसकी काफ़ी अच्छी आप भगाना चाहो, लेकिन पावर से अच्छा मुझे लगा इसका टॉर्क, स्पेशली हिली एरियाज़ में, क्योंकि हिल एरियाज़ में ये होता है कि कभी भाई अप हिल रोड आ रहा है, कभी डाउन हिल। तो अप हिल रोड में मेनली ये होता है कि आपको बार बार गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं। अगर आपकी कोई हाई कंप्रेशन बाइक हो या लो CC बाइक हो, आपको उसमें बार बार डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। इसमें वैसा नहीं है। इसमें देखो अगर मैं 3rd गियर में भी चलाऊँ, देखो टॉर्क कितना अच्छा है, एकदम से उठती है भाई बाइक। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देखो पावर ही ऑल द टाइम तो आप भाई नहीं चलोगे, मतलब पूरा रेव किया है। कभी कभी आप ऐसे रिलैक्सिंग मतलब ऐसा नज़ारे देख रहे हो, बढ़िया से रिलैक्स करके भी चलना चाहो, उसमें भाई काफ़ी अच्छा इंजन है इसका, क्योंकि आप बड़े गियर में डाल दो, टॉर्क काफ़ी है, बार बार गियर डाउन करने की कोई आपको टेंशन नहीं है। बाकी इनिशियल पावर भी काफ़ी अच्छी है। पावर से रिलेटेड मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे पीछे 2 बंदे बिठा लो चाहे 3, आपको कभी पावर ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था इसका तीसरा पॉजिटिव। और एक पॉजिटिव मुझे और लगता है कि इसका वेट भाई काफ़ी है। अब काफ़ी लोग कहेंगे भाई ये तो नेगेटिव में जाना चाहिए। देखो आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं, मेरे लिए पॉजिटिव में बताता हूँ आपको कैसे है। पॉजिटिव इसका ये है कि अब देखो 650 cc GT, इसे आप अपग्रेड करोगे तो आप सुपर बाइक में ही जाओगे, डाउनग्रेड तो आप करोगे नहीं कि भाई 200 cc ले ली। तो अगर आप 650 से ऊपर जाओगे, आप जाओगे सुपर बाइक पे, और सुपर बाइक का जो नेट वेट होता है वो 200 kg का राउंड होता है। तो आप ऑलरेडी भाई 210 किलो प्लस की बाइक चला रहे हो, और अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको सुपर बाइक में ज़्यादा डर नहीं लगेगा, आपका हाथ जल्दी सेट होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी भारी बाइक चला रहे हो। तो सुपर बाइक में आपको हाथ सेट करना बहुत मतलब ईजी रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी भारी बाइक चला रहे हो। और इसका भारी वेट और पॉजिटिव कैसे है, देखो आपको पता है रॉयल एनफील्ड की भाई सब बाइक में पूरा मेटल होता है। इस बाइक में मैं आपको बताऊं, फ्रंट मड गार्ड, रियर मड गार्ड और सीट काउल के अलावा बस ये 3 चीज़ें फाइबर की है, बाकी सारा मेटल है।
तो मैं आपको बताता हूँ मेटल कैसे यूज़फुल है। मान लो आपकी बाइक कभी हल्की फुल्की गिरती है, भाई बाइक देखो सबकी गिरेगी कभी ना कभी, तो अगर आपकी हल्की फुल्की बाइक गिरती है तो इसका आपको पता है भाई पूरा मेटल है, गिर भी गई कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैच ही आएगा। ऑन द अदर हैंड मान लो आपकी कोई फेयरिंग वाली बाइक है या जिसमें फाइबर का यहाँ पे टैंक पे किया है, जैसे मान लो ड्यूक ले लेते हैं, मान लो वो गिर गई तो भाई आपको पता है फाइबर एक बार गिर गया तो वो पूरा क्रैक हो जाएगा, तो आपका पूरा पैनल ही चेंज होगा। ऑन द अदर हैंड आपकी जीटी गिरती है, पता है पूरा लो है भाई, गिरने दो कोई सीन नहीं, पता है ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैच ही आएगा, तो ये एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि चलो गिर भी गई, ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। तो ये कुछ पॉजिटिव लगा मुझे इसका। और अब बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव्स की। देखो नेगेटिव्स इसके वैसे तो काफ़ी हैं, जैसे कईयों को नेगेटिव लगता है कि भाई इसमें एलईडी लाइट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बाकी ट्यूबलेस टायर्स नहीं है इसमें। तो देखो एलईडी लाइट्स इंडिकेटर वगैरह से मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए मेरे लिए वो नेगेटिव नहीं है। आपके लिए वो नेगेटिव हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इसमें टीएफटी डिस्प्ले नहीं आती, कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है नेगेटिव कि यार इसमें तो टीएफटी डिस्प्ले भी नहीं है, कलर्ड ये बेसिक्स है। देखो मेरे को जो पर्सनली नेगेटिव लगता है, क्योंकि मुझे इतना टीएफटी वगैरह डिस्प्ले नहीं पसंद, इंडिकेटर भी मुझे हेलोजन चल पड़ते हैं, लाइट भी इसकी हेलोजन है, मुझे वो भी चल पड़ती है। क्योंकि हेलोजन का मैं आपको फ़र्क बताता हूँ क्या है। हेलोजन का ये रहता है कि आपकी लाइट जो है फैल के जाती है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टर है, तो आपको जैसे रोड के साइड में घास फूस है यहाँ तक भी लाइट जाएगी, तो आपको इधर उधर का भी दिखता रहता है। और पहाड़ी इलाकों में आपको ऐसी लाइट की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोजेक्टर आपको हाईवे में ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि हाईवे में आपको ज़्यादा दूर तक का थ्रो चाहिए होता है, उस केस में आपको प्रोजेक्टर ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी मुझे तो हेलोजन से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो नेगेटिव की बात करते हैं। हाँ, और कई लोग तो ये भी नेगेटिव बोलते हैं कि इसका नेगेटिव है विंड ब्लास्ट। अब भाई नेकेड बाइक में विंड ब्लास्ट नहीं आएगा तो क्या आएगा, फेयरिंग नहीं है भाई इसमें, इतनी तो भाई कॉमन सेंस रखनी चाहिए। कई मैंने यूट्यूब में शॉर्ट्स देखी, उसमें नेगेटिव में डाला होता है भाई कि इसमें विंड ब्लास्ट बहुत है, यार ये कैसे नेगेटिव हुआ। तो अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स की जो मुझे लगते हैं। देखो फर्स्ट तो है भाई ट्यूबलेस टायर इसमें पक्का ही आने चाहिए थे। अब जो नई जीटी है उसमें देखो स्पोक व्हील्स तो आ रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं है पंचर की, लेकिन भाई मुझे स्पोक व्हील्स अलॉय व्हील मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जीटी में, क्योंकि देखो कैफे रेसर बाइक है तो स्पोक ही इसमें ज़्यादा सूट करते हैं। और अब देखो आप एक्सचेंज करना चाहो तो आप अलॉयस में स्विच कर सकते हो। और मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे मेरे टायर्स ख़त्म होंगे दोनों, HDT कस्टम्स करके एक यूट्यूब चैनल है, मैंने उनसे इंस्टा में भी बात की, तो वो बनाते हैं जीटी के लिए फ्रंट और रियर का स्पोक व्हील 17 इंच में। तो 17 इंच रिम में कन्वर्ट करने का ये फ़ायदा, आपको टायर ऑप्शन काफ़ी मिलेगी, स्पोक्स के साथ ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, तो आपका भाई कैफे रेसर लुक भी बना रहेगा विदाउट अलॉय व्हील पे शिफ्ट हुए। तो मैंने उनसे बात की थी, अराउंड 20,000 उन्होंने बताया कि 20,000 का पड़ेगा आगे और रियर का रिम। आपने अगर अभिनव भट्ट भाई की वीडियो देखी हो, उनकी इंटरसेप्टर बिल्ड में वो सेम स्पोक व्हील्स यूज़ हुए हैं, तो वो उन्हीं स्पोक व्हील्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने आपको इसका फर्स्ट नेगेटिव भी बता दिया और उसका सॉल्यूशन भी बता दिया कि आप या तो अलॉयज़ में शिफ्ट हो जाओ या स्पोक व्हील्स में आप कर सकते हो स्विच। दूसरा इसका नेगेटिव था वो लगता है मुझे इसका वॉबलिंग इशू, क्योंकि ये बाइक अगर आप 100 से ऊपर जाओगे तो आपको थोड़ी अनस्टेबल फील होगी, और अगर 100 से ऊपर आप हाथ छोड़ दो तो भाई ये वॉबल मारती है। मैं क्लिप भी डाल दूंगा यहाँ, मैंने एक शूट करके रखी है गोप्रो में, तो आप उसमें देख लेना कि भाई कितना वॉबल आता है इसमें। तो बस मुझे भाई पर्सनली ये दो ही नेगेटिव लगते हैं। अब मैंने आपको वही बताया, कुछ के लिए TFT नेगेटिव होगा, हेलोजन नेगेटिव होगा, मेरे लिए पर्सनली ये दो ही नेगेटिव लगे मुझे। एक तो भाई कंपनी से इसमें स्पोकलेस रिम्स आने चाहिए थे, बाकी दूसरा इसका वॉबलिंग इशू, क्योंकि देखो अब इतना अच्छा इंजन है, आप भगाओगे तो कभी ना कभी, लेकिन आपको पता लगे ये बाइक तो वॉबल मारती है, तो वो इसकी पावर को आपको अप्रिशिएट नहीं करने देगा। उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ वॉबलिंग ख़त्म करने का। या तो देखो वो टायर की प्रॉब्लम है, अगर आप 17 इंच में कन्वर्ट करते हो तो वॉबलिंग वैसे ही ख़त्म हो जाती है। अगर फिर भी आपकी वॉबलिंग ख़त्म ना हो तो मैंने रॉयल एनफील्ड में बात की है, सर्विस एडवाइज़र थे जो हमारे, उन्होंने कहा है कि इसमें लग जाएगा सुपर मीटियोर का फ्रंट अलॉय व्हील है जो शोभा का। तो अगर आपके पास मनी है, मैंने वही कहा भाई पैसा चाहिए आपको अगर ये बाइक ले रहे हो तो, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कराने को, तो शोभा के सस्पेंशन लग जाएंगे इसमें, बाकी डोमिनार के भी फिट हो जाते हैं, तब आपकी बाइक हो जाएगी और स्टेबल। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो कीजिए लाइक, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।